Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the summary lecture of I-16, that is Property, Plant and Equipment. This is Murtaza Qaid, faculty member for Financial Reporting at IQ School of Finance. I-16 Property, Plant and Equipment के लास्ट summary lecture में हमने Property, Plant and Equipment की definition को cover किया था, Property, Plant and Equipment की recognition criteria को discuss किया था, Property, Plant and Equipment को initially किस तरह से measure किया जाएगा इस हवाले से discussion की थी, और अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अगेंस्ट हम सब्सिक्वेंटली कोई सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर करते हैं तो इसको किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा, ये सारी बातें हमने अपने पिछले समरी लेक्चर में डिस्कस की थी। आज की वीडियो का एजेंडा बेसिकली डेप्रिसिएशन से रिलेटेड प्रोविजन और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल है उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम डेप्रिसिएशन के हवाले से बात करें तो डेप्रिसिएशन के हवाले से कुछ जनरल बातें हैं कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन, कब डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी, कब डेप्रिसिएशन एंड होगी, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन को किस किस तरह से या किन किन मेथड्स के तहत कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिशिएबल कॉस्ट, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट का मतलब है कि टोटल कॉस्ट में से कितना इकोनॉमिक बेनिफिट आप यूटिलाइज करोगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आज मैं 100 रुपए का एक एसेट परचेज करता हूं, 4 साल के बाद इसकी रेजिडेंट वैल्यू 80 रुपए और मैं 4 साल तक इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने वाला हूं, तो यानी कि 100 माइनस 20 80 की डेप्रिशिएबल कॉस्ट है जो कि मैं 4 सालों में कंज्यूम करूंगा। तो हम एसेट की, हम एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट है उसे सिस्टमैटिकली एज पर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एज पर द नेचर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, एज पर द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, जिस तरह से हम इकोनॉमिक बेनिफिट एक एसेट का एंजॉय कर रहे हैं उस तरह से उसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ पे अलोकेट कर रहे होंगे। तो डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. Depreciation method should reflect this pattern in which the future economic benefits are expected to be consumed. लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपने बिजनेस के लिए परचेज करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, और मुझे लगता है कि वो मैं हर साल इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट ही देगा, तो मेरे लिए लाजिम है कि मैं उसकी डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत रिकॉर्ड करूंगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसा है जो मुझे लगता है कि पहले साल ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, दूसरे साल कम इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, तीसरे साल और कम इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, यानी कि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट का पैटर्न डिक्लाइनिंग है, तो फिर हम इसकी डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चार्ज कर रहे होंगे। याद रहे ये जो डेप्रिसिएशन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। कंपनी की मर्जी नहीं चलेगी, जैसा एसेट इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, अगर एसेट हर साल इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है तो लाजिम है कि हम स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करें। अगर एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट का पैटर्न डिक्लाइनिंग है तो हमारे लिए लाजिम है कि हम इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन मेथड देख रहे होते हैं एज पर द इकोनॉमिक पैटर्न ऑफ द एसेट, रेजिडेंट वैल्यू को कंसीडर कर रहे होते हैं, यूजफुल लाइफ को कंसीडर कर रहे होते हैं। ये तीनों चीजें, डेप्रिसिएशन का मेथड, यूजफुल लाइफ और रेजिडेंट वैल्यू, ये तीनों चीजें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, ये तीनों चीजें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं। और जब कोई चीज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में सब्सिक्वेंट ईयर्स में चेंज आ जाए। यानी हो सकता है कि आज एक एसेट की यूजफुल लाइफ में असेस करूं 10 साल, 2 साल के बाद मुझे लगे कि इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल नहीं बल्कि 7 साल है। आज मैं एक एसेट की रेजिडेंट वैल्यू एस्टिमेट करूं 5 लाख रुपए, 2 साल के बाद मुझे लगे कि इसकी रेजिडेंट वैल्यू 5 लाख नहीं 3 लाख रुपए। तो डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ और रेजिडेंट वैल्यू, ये तीनों चीजें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं। आपने हर ईयर एंड पे, आपने हर रिपोर्टिंग डेट पे इन तीनों एस्टिमेट्स को रिव्यू करना है, इन तीनों एस्टिमेट्स को असेस करना है कि कहीं एस्टिमेट्स में कोई चेंज तो नहीं आ गया। और अगर इनकेस के एसेट की रेजिडेंट वैल्यू में, डेप्रिसिएशन के मेथड में और यूजफुल लाइफ में चेंज आ जाता है तो ये चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाया जाएगा, जिसे हम IAS 8 के तहत प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर कर रहे होंगे, प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर रहे होंगे। यानी जो पिछले सालों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर रिकॉर्ड हो गया उसे हम नहीं रीएडजस्ट, उसे हम नहीं रीस्टेट कर रहे होंगे, बल्कि जिस साल हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज आ रहा है उस साल और फ्यूचर ईयर में हम इन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट को प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। फिर कहता है सिग्निफिकेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली ओवर द यूजफुल लाइफ। अगर कोई एक एसेट ऐसा है जिसकी कोई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स या सिग्निफिकेंट पार्ट्स की यूजफुल लाइफ अलग है एज कंपेयर टू द एसेट, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक एरोप्लेन परचेज करता हूं तो हो सकता है कि एरोप्लेन के इंटीरियर की लाइफ 3 साल हो, इंजन की लाइफ 10 साल हो, जो एक्सटीरियर उसकी लाइफ 5 साल हो। तो अगर एक एसेट के सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट यूजफुल लाइफ अवेलेबल है तो हम हर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, हर सिग्निफिकेंट पार्ट को उस कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। ओवरऑल एसेट को एक यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट नहीं करेंगे बल्कि उसे डिफरेंट लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट किया जाएगा। आम हालात में जनरली जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं उसे हम P&L में एक्सपेंस आउट कर देते हैं एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किसी और एसेट की मैन्युफैक्चरिंग में या इन्वेंट्री की प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रही है तो फिर जो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है वो आप उस एसेट या इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दोगे, इन्वेंट्री एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दोगे।
डेप्रिसिएशन हम स्टार्ट करते हैं जब एक एसेट आपके पास अवेलेबल फॉर यूज हो, यानी कि एसेट आपकी डिजायर्ड लोकेशन और डिजायर्ड कंडीशन में आ जाए कि मैनेजमेंट उसे अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकती है। एक एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाने के बाद हम उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप एसेट को एक्चुअली कब यूज कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि भाई आपने एक प्लांट एंड मशीनरी 1 जनवरी पे परचेज की, उसका ट्रायल रन करवाया, उसकी टेस्टिंग करवाई, उसकी इंस्टॉलेशन करवाई और इसमें 6 महीने का अरसा लग गया और 30 जून पे आपके पास एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया, लेकिन आपने उससे अपने बिजनेस के लिए एक्चुअली इस्तेमाल किया फर्दर 3 महीनों के बाद 30 सितंबर पे। तो डेप्रिसिएशन उस वक्त स्टार्ट नहीं होगा जब एसेट एक्चुअली यूज हुआ, डेप्रिसिएशन उस वक्त स्टार्ट होगा जब आपका एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया था। फिर इसी तरह हम एसेट की डेप्रिसिएशन को रोक देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जब हमारा एसेट एज हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो जाए अंडर IFRS 5 या फिर हमारा एसेट डीरिकॉग्नाइज हो जाए। देखिए, अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट में अपराइट सेल कर देता हूं तो फिर तो आपका एसेट डीरिकॉग्नाइज हो गया, आप उसकी डेप्रिसिएशन को रोक दोगे। और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि आप CA फाइनल लेवल पे कवर करोगे, दैट इज IFRS 5 नॉन करंट एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। यानी कि अगर आप किसी एसेट को बेचने का इरादा करते हो, IFRS 5 की 5-6 कंडीशन है वो पूरी हो जाती है और आपका एसेट IFRS 5 में क्लासिफाई हो जाता है, तो हम इसकी डेप्रिसिएशन को रोक देंगे। और स्टैंडर्ड हमें स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि रेवेन्यू बेस्ड डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है, यानी हम सेल्स की बेसिस पे डेप्रिसिएशन नहीं कर रहे होंगे, हम यूजफुल लाइफ स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन कर रहे होंगे, हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन कर रहे होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या आवर्स कंज्यूम की बेसिस पे भी किसी एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही हो। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लार्जली 2 मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड एंड नंबर 2 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते वक्त हमने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या आवर्स की बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, वो भी मोर लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड की ही एक्सटेंशन है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जरूरी नहीं कि यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स में ही हो सकता है किसी एसेट की यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पे हो सकता है किसी एसेट की यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ आवर्स की बेसिस पे हो। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। आप एसेट की कॉस्ट जो आपने इनिशियल मेजरमेंट के वक्त मेजर की, कैपिटलाइज किया, फिर यूजफुल लाइफ के एंड पे जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, कॉस्ट से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करोगे तो आपके पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इस डेप्रिशिएबल कॉस्ट को आप यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास पर ईयर पर एनम डेप्रिसिएशन आ जाएगा। एक चीज याद रखिएगा कि यूजफुल लाइफ एक अलग चीज है, इकोनॉमिक लाइफ एक अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप 10 साल तक इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मैं जिस ऑनलाइन फील्ड में, ऑनलाइन टीचिंग की फील्ड में हूं, यहां पे मुझे अपनी टेक्नोलॉजी को हर 4 साल के बाद अपग्रेड करना है। तो इवन दो कि ये लैपटॉप टोटल 10 साल चल सकता है, जो कि इसकी इकोनॉमिक लाइफ है, लेकिन मेरे बिजनेस के लिए मैं इस लैपटॉप को सिर्फ 4 साल इस्तेमाल करने वाला हूं, तो मेरे बिजनेस के लिए इस लैपटॉप की यूजफुल लाइफ 4 साल है और फिर डेप्रिसिएशन भी मैं 4 साल की यूजफुल लाइफ की बेसिस पे करूंगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का दूसरा मेथड है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप क्या करते हो कि जो भी आपकी पहले साल कॉस्ट और सब्सिक्वेंट ईयर्स में ओपनिंग WDV है, इस पे आप डायरेक्टली डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई कर देते हो। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करोगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन का रेट ही ऐसे कैलकुलेट होता है कि जब एसेट की यूजफुल लाइफ एंड होती है तो हमारी कैरिंग वैल्यू खुद ब खुद रेजिडुअल वैल्यू के बराबर बन जाती है। तो अगर आपका पहला साल है तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, और सब्सिक्वेंट ईयर्स में साल के शुरू में जो भी ओपनिंग WDV आ रही है, इस पे आप डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करोगे, आपके पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की, देखिए एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इनिशियल मेजरमेंट थी कि जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इनिशियली रिकॉग्नाइज करोगे तो कैसे मेजर करोगे। इनिशियल मेजरमेंट के वक्त हमने डिस्कस किया कि हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इनिशियली कॉस्ट पे मेजर करते हैं, और कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स थे, नंबर 1 परचेज प्राइस, नंबर 2 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एंड नंबर 3 डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब है कि हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिपोर्टिंग डेट पे, बैलेंस शीट डेट पे, हर ईयर एंड पे किस तरह से मेजर करेंगे। तो इस हवाले से हमें IAS 16 2 मॉडल्स प्रोवाइड करता है। नंबर 1 इज कॉस्ट मॉडल एंड नंबर 2 इज रिवैल्यूएशन मॉडल। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के ये जो 2 मॉडल्स हैं, यहां पे एंटिटी के पास, कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी चाहे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल में रखे, कंपनी चाहे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखे। लेकिन जो भी कंपनी डिसीजन लेगी कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल का, ये डिसीजन फॉर द इंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं इसे। एन एंटिटी शैल चूज आइदर द कॉस्ट मॉडल और द रिवैल्यूएशन मॉडल एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कि ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, एंड शैल अप्लाई दैट पॉलिसी टू द इंटायर क्लास ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी के पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बिल्डिंग भी आ रही है, फर्नीचर भी आ रहा है, मोटर व्हीकल भी आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी भी आ रहा है, तो ये सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिफरेंट क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है।
अब आप जो भी कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल सेलेक्ट कर रहे हो वो अपने इंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पे अप्लाई करना है। यानी कि अगर मेरे पास 10 बिल्डिंग है और मैंने बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है तो मैं 10 की 10 बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 7 बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखूं, 3 बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल में रखूं। अगर मेरे पास मोटर व्हीकल है 50 तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आधी मोटर व्हीकल को कॉस्ट मॉडल में रखूं और आधी मोटर व्हीकल को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखूं। मुझे पूरी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पे सेम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मॉडल अप्लाई करना होगा। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखूं, मोटर व्हीकल को कॉस्ट मॉडल में रखूं, प्लांट एंड मशीनरी को कॉस्ट मॉडल में रखूं। तो अलग अलग क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को मैं डिफरेंट मॉडल में रख सकता हूं, लेकिन एक क्लास को मैं या तो कॉस्ट मॉडल में रखूंगा या रिवैल्यूएशन मॉडल में रखूंगा। अब कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल में एसेट को किस तरह से कैरी किया जाता है, पहले मैंने आपके पास स्टैंडर्ड में जो बात लिखी है वो लिखी है आपकी प्रेजेंटेशन में, और उसके बाद फिर मैं अपना तरीकेकार जो मेरा पढ़ाने का तरीकेकार है कि कॉस्ट मॉडल में आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कैसे मेजर करते हो, रिवैल्यूएशन मॉडल में आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कैसे मेजर करते हो, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड ये कहता है कि कॉस्ट मॉडल में आप एसेट को कैरी करते हो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, तो आपके पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जो भी एक एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी उससे आप हर साल का डेप्रिसिएशन, किसी साल में अगर इंपेयरमेंट वगैरह के इंडिकेटर्स वगैरह हैं तो इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जो भी कैरिंग वैल्यू बनेगी आप कॉस्ट मॉडल में एसेट को इस पे कैरी करोगे। रिवैल्यूएशन मॉडल में हम एसेट को कॉस्ट पे नहीं बल्कि फेयर वैल्यू पे कैरी करते हैं। तो हर साल के आखिर में या एक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन के बाद जो भी एसेट की फेयर वैल्यू बन रही है उससे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट माइनस करोगे तो आपके पास कैरिंग अमाउंट बन रही होगी। अब ये वो तरीकेकार है जो कि I16 हमें प्रोवाइड करता है। मैंने इसको थोड़ा सा जुगाड़ में इस तरीके से कवर किया है कि अगर आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल में मेजर कर रहे हो तो आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कैरी करें लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट। ये जुगाड़ से होगा क्या कि जब जब आपके एसेट्स में इंपेयरमेंट आएगा वो इंपेयरमेंट खुद ही सही से कैलकुलेट हो जाएगा, और जब जब आपके एसेट में रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट आएगा वो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट भी खुद ब खुद सही वर्कआउट हो जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, कॉस्ट मॉडल में कि हर रिपोर्टिंग डेट पे, हर बैलेंस शीट डेट पे अपने एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट डिटरमाइन करनी है, और जो भी इन दोनों का लोअर है उस पर आप अपने एसेट को कैरी करोगे। जब आप अपने एसेट को इन दोनों के लोअर पे कैरी करोगे खुद ब खुद इंपेयरमेंट का नंबर भी सही कैलकुलेट होगा, खुद ब खुद रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का नंबर भी सही कैलकुलेट हो रहा होगा। अब सवाल यह क्रिएट होता है कि सर हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट की क्या डेफिनेशन है। हिस्टोरिकल कॉस्ट की डेफिनेशन है किसी भी पॉइंट इन टाइम पे, किसी भी बैलेंस शीट डेट पे, किसी भी रिपोर्टिंग डेट पे अगर आप एक एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, इसका मतलब है कि रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे एसेट की क्या कैरिंग वैल्यू होती आफ्टर डेप्रिसिएशन, अज्यूमिंग कि एसेट आज से पहले कभी रीवैल्यू या इंपेयर नहीं हुआ है। व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एज इफ इट हैड नेवर बीन रीवैल्यूड, एज इफ इट हैड नेवर बीन इंपेयर्ड। यानी कि अगर एक एसेट कभी रीवैल्यू ना हुआ हो, कभी इंपेयर ना हुआ हो, सिर्फ डेप्रिशिएट हुआ हो, तो जो इसकी कैरिंग वैल्यू बनेगी इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाई जाएगी। और रिकवरेबल अमाउंट बेसिकली दो चीजों का हायर है। नंबर 1 इज वैल्यू इन यूज एंड नंबर 2 इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हम एक एसेट की वैल्यू इन यूज यानी कि फ्यूचर कैश इनफ्लोज की डिस्काउंटिंग करके वैल्यू इन यूज डिटरमाइन करेंगे, करंट सिचुएशन में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल डिटरमाइन करेंगे। इन दोनों का जो हायर होगा ये हमारा रिकवरेबल अमाउंट है। Historical cost is the carrying amount after depreciation, after normal depreciation, as if it had never been revalued, as if it had never been impaired. और जो भी इन दोनों का लोअर होगा इस पे आप अपने प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट को कैरी करोगे, खुद ब खुद इंपेयरमेंट भी सही कैलकुलेट होगा, खुद ब खुद रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट भी सही कैलकुलेट हो रहा होगा। इसके बाद हमारे पास सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का सेकंड मॉडल है रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल में हर साल के आखिर में हम अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे कैरी करते हैं। पहले स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यूएशन के जो रूल्स डिफाइंड है वो डिस्कस करता हूं, और फिर जिस मेथड से हमने क्लासरूम में कवर किया है उसको भी हम कवर करेंगे। कहता है इफ द एसेट इज रिवैल्यूड द इंटायर क्लास ऑफ द एसेट टू विच दैट बिलोंग इज रिक्वायर्ड टू बी रिवैल्यूड। यानी कि अगर आप किसी एक एसेट को रिवैल्यू कर रहे हो तो उस क्लास के सारे एसेट्स को रिवैल्यू करना है। यानी कि अगर मेरे पास 10 बिल्डिंग है और 10 में से मैं 3 बिल्डिंग को रिवैल्यू कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। आपने 10 की 10 बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल में रिवैल्यू करना होगा। अब रिवैल्यूएशन के रूल्स क्या है? रिवैल्यूएशन के नतीजे में या तो सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू बढ़ सकती है या सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू कम हो सकती है। फेयर वैल्यू अगर बढ़ती है तो हम इसे रिवैल्यूएशन सरप्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर आपने एसेट के ऊपर प्रीवियसली कोई रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड किया है तो फिर सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन फेयर वैल्यू पहले हम पीएनएल में रिवर्स करते हैं। पहले पीएनएल का रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स करेंगे और रिवैल्यूएशन लॉस के रिवर्सल के बाद जो फर्दर इंक्रीज इन फेयर वैल्यू आएगा ये आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। और अगर एसेट की वैल्यू में कमी आती है तो एसेट की वैल्यू में कमी यानी कि रिवैल्यूएशन लॉस को हम पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं।
लेकिन अगर एक एसेट के ऊपर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई रिकॉर्डेड है और सब्सिक्वेंटली उसकी फेयर वैल्यू में कमी आती है, तो पहले आप फेयर वैल्यू का डिक्लाइन रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट करोगे और फिर अगर फर्दर डिक्लाइन आता है तो हम उसे पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे। ये तो स्टैंडर्ड का तरीकाकार है कि फेयर वैल्यूएशन को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। हमने इसका भी एक जुगाड़ मेथड कवर किया था। पहले मैं स्टैंडर्ड की बात को रीड करता हूं। एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। हाउएवर, the increase shall be credited in the profit and loss to the extent that it reverses the revaluation decrease of the same asset previously debited to P&L. A decrease in property, plant and equipment is debited to profit and loss. However, decrease shall be debited to revaluation surplus to the extent any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. अब ये दोनों रूल्स को हमने एक जुगाड़ वे में कवर किया था। जुगाड़ वे में हमने ये कवर किया था कि आपको जब भी एसेट की रिवैल्यूएशन करनी हो ना, आप सबसे पहले डिटरमाइन कर लें उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। जब भी आपको एसेट की रिवैल्यूएशन करनी है, आप देख लें कि उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, फिर ये देखें कि कैरिंग वैल्यू क्या है, फिर ये देखें कि फेयर वैल्यू क्या है। अब आपने अपने एसेट को कैरिंग वैल्यू से फेयर वैल्यू पे लेके जाना है। अगर कैरिंग वैल्यू से फेयर वैल्यू का सफर हिस्टोरिकल कॉस्ट की लाइन के ऊपर किया जा रहा है, तो जो भी इंपैक्ट है ये आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में रिकॉर्ड होगा। अगर एसेट को कैरिंग वैल्यू से फेयर वैल्यू पे लेके जा रहा हूं और जो ये मूवमेंट है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट की लाइन के ऊपर है, हिस्टोरिकल कॉस्ट की अमाउंट के बियॉन्ड है, तो फिर इस केस में जो भी रिवैल्यूएशन का अपवर्ड या डाउनवर्ड इंपैक्ट होगा ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। अगर एसेट की रिवैल्यूएशन यानी कि कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू पे लाने के नतीजे में आप हिस्टोरिकल कॉस्ट की लिमिट के नीचे घूम रहे हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट की अमाउंट से नीचे ट्रेवल कर रहे हो, तो अब जो बिलो हिस्टोरिकल कॉस्ट मूवमेंट आएगी एसेट की फेयर वैल्यू में, ये आपके पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रही होगी। तो एसेट पे अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट से बियॉन्ड रिवैल्यूएशन आती है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, हिस्टोरिकल कॉस्ट से नीचे रिवैल्यूएशन आती है तो पीएनएल। अब ये मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। ये मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह से एसेट की रिवैल्यूएशन कर रहे हो। हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर जितना भी अपवर्ड या डाउनवर्ड गेन आएगा ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में एडजस्ट होगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट से नीचे जितना भी अपवर्ड या डाउनवर्ड इंपैक्ट आएगा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो रहा होगा। फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन को बुक्स में रिकॉर्ड करने के भी दो तरीकेकार है। एक मेथड है ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड का और दूसरा है नेट रिप्लेसमेंट मेथड का। पहले हम नेट रिप्लेसमेंट मेथड को डिस्कस करते हैं। नेट रिप्लेसमेंट मेथड में आपने सिंपली ये करना है कि जब भी आप एक एसेट को रिवैल्यू करोगे, पहला काम आप ये करोगे कि एसेट के ऊपर जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसे एसेट की कॉस्ट के अगेंस्ट नॉक ऑफ कर दोगे। इस एडजस्टमेंट का नेट इंपैक्ट कोई नहीं है। अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट क्रेडिट कर रहे हो तो इससे होगा क्या कि एसेट की कॉस्ट उसके कैरिंग वैल्यू के बराबर आ जाएगी। यानी कि नेट रिप्लेसमेंट मेथड में जब भी रिवैल्यूएशन होगी पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट के अकाउंट के अगेंस्ट नॉक ऑफ करेंगे, यानी कि उसकी कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू बराबर हो जाएगी और फिर आप उसे फेयर वैल्यू अपवर्ड या डाउनवर्ड रिकॉर्ड कर दोगे। तो इन केस ऑफ नेट रिप्लेसमेंट मेथड, eliminate the accumulated depreciation against the gross carrying amount of the asset and then change the carrying amount of the asset to the fair value or revalued amount। और दूसरा मेथड है हमारे पास ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड में जब एसेट की फेयर वैल्यूएशन होगी तो या तो फेयर वैल्यू इंक्रीज होगी या फेयर वैल्यू डिक्रीज होगी। अब ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड में अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपने एसेट की कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों को प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करना है। अगर एसेट की फेयर वैल्यू कम होती है तो एसेट की कॉस्ट और एसेट के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि अगर हम ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फेयर वैल्यू जितनी इंक्रीज या डिक्रीज होगी उतना ही प्रोपोर्शनेट हम एसेट की कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ डिस्कशन है कि रिवैल्यूड एसेट का अगर डेप्रिसिएशन होगा और रिवैल्यूड एसेट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए रिवैल्यूएशन की। देखिए, अगर एक एसेट को आपने अपवर्ड रिवैल्यू कर रखा है और सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसको डेप्रिशिएट करते हो तो ऑब्वियसली सब्सिक्वेंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आपके नॉर्मल डेप्रिसिएशन से ज्यादा आ रहा होगा। इस केस में हमें एक एडिशनल काम ये करना होता है कि जो भी उस एसेट के ऊपर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठाकर रिटेन अर्निंग में क्लोज करते हो। हर साल एक रिवैल्यूड एसेट को जब डेप्रिशिएट करेंगे सब्सिक्वेंटली तो उसका डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन से ज्यादा आएगा। तो जितना भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो हम हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठाकर इक्विटी में क्लोज करेंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट करेंगे। और ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्रीज डेप्रिसिएशन माइनस नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट किया जा सकता है, या फिर आप रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दे तो भी आपके पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। Revalued assets are depreciated the same way as under the cost model. However, an amount equal to the incremental depreciation must be transferred from revaluation surplus to accumulated profits, that is retained earnings, through the statement of changes in equity. तो मैं हर साल ये जो incremental depreciation
रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठा के रिटेन अर्निंग में मूव करवाता हूं, इसे हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शो कर रहे होते हैं। फिर स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन की बात करता है कि कितने सालों में या कितने अरसे दराज में आपको एसेट की रिवैल्यूएशन करवाने की जरूरत है। तो लाजिम नहीं है कि मैं हर साल ही एसेट की फेयर वैल्यूएशन करवाऊं, एसेट की रिवैल्यूएशन करवाऊं। अगर कोई एसेट ऐसा है जिसकी फेयर वैल्यू हर साल इतनी सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो रही, तो वहां पे स्टैंडर्ड मुझे इजाजत देता है कि मैं 3 से 5 साल की फ्रीक्वेंसी भी अडॉप्ट कर सकता हूं। रीड करते हैं इसे। कहता है revaluation should be carried out regularly to ensure that the carrying amount of the asset should not differ materially from its fair value at the reporting date. Revaluation frequency depends upon the change in fair value of the item measured. Annual revaluation for volatile item or interval of 3 to 5 years for item with less significant changes. अगर एक एसेट की वैल्यू में फ्रीक्वेंट चेंज आता है तो फिर इसकी तो हम एनुअल रिवैल्यूएशन करेंगे, लेकिन अगर एक एसेट की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा तो फिर वहां पे मैं 3 से 5 साल की रिवैल्यूएशन पॉलिसी भी अडॉप्ट कर सकता हूं। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनली डी रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। देखिए, सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन कवर की, उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया, उसकी इनिशियल मेजरमेंट की बात की, सब्सिक्वेंट कॉस्ट के प्रोविजंस कवर किए, डेप्रिसिएशन के हवाले से बातें डिस्कस की, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात की। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। और अब हम फाइनली एसेट को डी रिकॉग्नाइज करने लगे, यानी कि अपनी बुक से खत्म करने लगे। आप एक एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अपनी बुक से डी रिकॉग्नाइज करोगे जब आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्पोज ऑफ हो जाए या फिर उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ना बाकी रह गया हो। कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शैल बी डी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पोजल और when no future economic benefits are expected from its use or disposal. जिस वक्त आप एक एसेट को बेच दो या जिस वक्त उस एसेट की फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड हो जाए, आप अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। डी रिकॉग्निशन के वक्त अगर कोई गेन और लॉस आता है तो ये हमारा पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाता है। और डी रिकॉग्निशन के वक्त हम गेन और लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जो भी हमारी सेल प्रोसीड्स होती है उसे हम एसेट की कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करते हैं। सेल प्रोसीड और कैरिंग वैल्यू का डिफरेंस या तो गेन या लॉस, जो भी गेन या लॉस आएगा ये आपके पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अगर एक एसेट को हमने अपवर्ड रिवैल्यू किया हुआ है और उस पर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्डेड है और फिर आप उसे डी रिकॉग्नाइज कर देते हो, तो जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है उसे हम डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स में क्लोज कर देते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। व्हेन द रिवैल्यूड एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ, एनी रिवैल्यूएशन सरप्लस मे बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द रिटेन अर्निंग्स। द ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इज नॉट मेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगेन, ये जो मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में क्लोज करता हूं, ये काम मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कर रहा होता हूं। और लास्ट फिर हमने डिस्कस किया है कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स किस तरह से होंगे। बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में प्रेजेंट हो रहा होता है। पीएनएल में हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा होता है और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक डिटेल नोट दे रहे होते हैं। अब इस डिटेल नोट में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपकी स्क्रीन पे है। हमारे पास जितने क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स होंगे उनको हम कॉलम फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल ली है जिसमें एक कंपनी के पास 3 तरह के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, और फिर इनका टोटल आ रहा होगा। फिर हम इस नोट में एक तो कॉस्ट की मूवमेंट बनाते हैं कि कॉस्ट में क्या क्या ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक मूवमेंट आई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की मूवमेंट बनाते हैं कि ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट में मूवमेंट आई। कैरिंग वैल्यू शो करते हैं, एसेट का मेजरमेंट मॉडल बता रहे होते हैं, एसेट का डेप्रिसिएशन मेथड बता रहे होते हैं, एसेट की यूजफुल लाइफ और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बता रहे होते हैं। कॉस्ट की मूवमेंट में हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे होते हैं। ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई एडिशंस की है तो वो आ रही होती है। ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने कोई रिवैल्यूएशन की है तो रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट आ रही होगी। अगर हम ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड या नेट रिप्लेसमेंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कॉस्ट की नॉकिंग ऑफ की अदर एडजस्टमेंट्स आ रही होती है। कोई डिस्पोजल किया है तो वो डिस्पोजल के नाम से लेस हो रहा होगा और हमारे पास क्लोजिंग कॉस्ट बैलेंस आ जाएगा। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट की मूवमेंट में ओपनिंग बैलेंस आ रहा होता है, डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट फॉर द ईयर आ रहा होता है। कोई एडजस्टमेंट है नेट रिप्लेसमेंट मेथड के तहत वो आ रही होंगी। अगर कोई डिस्पोज ऑफ किया है एसेट तो इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट खत्म हो जाएगा और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है। क्लोजिंग कॉस्ट और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंशियल, क्लोजिंग कॉस्ट और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंशियल हमारे पास कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट होती है। फिर हर क्लास ऑफ एसेट का मेजरमेंट मॉडल बताएंगे, या तो वो कॉस्ट मॉडल होगा या वो रिवैल्यूएशन मॉडल होगा। हर क्लास ऑफ एसेट का हम डेप्रिसिएशन मेथड बता रहे होंगे, या तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड होगा या वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा। और फिर हर क्लास ऑफ एसेट की हम यूजफुल लाइफ या फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बता रहे होंगे। इसके बाद कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं उन एसेट्स के हवाले से जिनको आप फेयर वैल्यू या रिवैल्यूएशन मॉडल, जिनको आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी करते हो। इफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर स्टेटेड एट रिवैल्यूड अमाउंट यानी कि रिवैल्यूएशन मॉडल, द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड इन एडिशन टू द डिस्क्लोजर्स।
यानी कि हमने ये एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी देने होंगे। एक तो हम ये बता देंगे एसेट की हमने रिवैल्यूएशन कब करवाई, ये बता देंगे कि हमने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाई है या किसी रिलेटेड पार्टी से करवाई है। ये बताएंगे कि अगर एक एसेट की रिवैल्यूएशन मॉडल है, हमने उसको फेयर वैल्यू पे कैरी किया है, तो हम इसकी कैरिंग अमाउंट भी बताएंगे एज इफ कि अगर ये रिवैल्यू ना होता तो इसकी क्या कैरिंग अमाउंट होती। अगर मैं एक एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखता हूं और उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करता हूं, तो मैं ये भी बताऊंगा कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल ना होता तो फिर इस एसेट की कैरिंग अमाउंट इतनी होती, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। और अगर एक एसेट के ऊपर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द पीरियड या रिवर्स हुआ है, तो हम रिवैल्यूएशन सरप्लस की एक बैलेंस और मूवमेंट भी बता रहे होंगे। तो यहां तक हमारे पास IAS 16 के मोटे मोटे सारे प्रिंसिपल्स कवर होते हैं। आई होप कि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समराइज कर सका हूं। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।